Welcome and good morning, dear student. I am Fulkawar, Assistant Professor, Department of Defense Studies, FGM गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर। इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है भारत के सुरक्षा खतरे, आंतरिक एवं बाह्य, यानी कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो हमारी सुरक्षा को बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं और आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। इंडिया सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ज़रूरी तत्व होता है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं होगी तो उस राष्ट्र का अस्तित्व भी कायम नहीं रह सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता तथा नागरिकों के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना है। एक राष्ट्र को की सुरक्षा को तभी मजबूत माना जा सकता है जब वह आंतरिक और बाह्य रूप से भी मजबूत हो। एक राष्ट्र को तभी सशक्त माना जा सकता है जब वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम हो तथा उसे कोई चुनौती दे तो वो उसका जवाब प्रभावी ढंग से दे सके। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो अर्थ है, सिंपल शब्दों में कहें तो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है। डेफिनेशन ऑफ थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स, आंतरिक खतरे। भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसमें अनेक प्रकार की धर्म, जाति, जनजाति, क्षेत्र पाए जाते हैं। ऐसे में आंतरिक रूप से विभिन्न प्रकार की समस्याएं और मतभेद भी मिलना आम बात है। यानी कि हमारा देश इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसमें अनेकों प्रकार की जातियाँ, धर्म, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र आदि मिलते हैं। और जब इतने प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं तो उसमें थोड़े बहुत मतभेद होना स्वाभाविक बात है। आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था एवं नागरिक रक्षा से सीधा जुड़ा हुआ होता है। वर्तमान में आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, भाषावाद, क्षेत्रवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। यानी कि ये जो खतरे हैं आंतरिक रूप से हमारी सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। भारत की विभिन्न सरकारों ने इन समस्याओं को गंभीरता से हल करने की कोशिश नहीं की है। यानी कि ये जो खतरे हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, क्षेत्रवाद है, सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, ये जो खतरे हैं हमारी आज़ादी के समय से हैं और देश को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं। अगर उसके बाद भी ये समस्याएं जस की तस हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें हैं उनकी इसमें गलती जो है साफ तौर पर नज़र आती है। वो उसको प्रभावी ढंग से हल करने में सक्षम नहीं हो पाई। इसलिए आज़ादी के 70 साल बाद भी ये समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स, बाह्य खतरे। बाह्य सुरक्षा का अर्थ है एक राष्ट्र राज्य को उसकी पहचान, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, सीमाओं, औद्योगिक ढांचे को उत्पन्न खतरा। यानी कि हम अपने राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे तो उसका मतलब है कि उसकी पहचान, हमारे देश की पहचान, हमारी अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, सीमा व औद्योगिक ढांचा, अगर इसको किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है तो ये हमारी बाह्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। एक राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। यानी कोई राष्ट्र अगर दुनिया में मौजूद है तो उसको बाह्य देशों से खतरा हमेशा ही बना रहेगा, चाहे वो कितना ही कमज़ोर हो, चाहे कितना ही शक्तिशाली हो। हर एक देश की बाह्य सुरक्षा जो है वो हमेशा खतरे में ही रहती है। इन खतरों से निपटने के लिए ही अनेकों प्रकार की रणनीतियाँ, कूटनीतियाँ, गठबंधनों का सहारा लिया जाता है। इस समय हमारा देश स्थलीय, जलीय दोनों सीमाओं की तरफ से असुरक्षित है। यानी हमारा समुद्र तटीय इलाका हो या स्थलीय सीमा हो, हर तरफ से हमारी सुरक्षा को खतरा जो है वो बना हुआ है। चीन पाकिस्तान का सैनिक गठजोड़ हमारी बाह्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है बन चुका है। आज के समय की अगर लेटेस्ट बात आपको बताएं, जानकारी दें तो हमारे जो अक्साई चीन का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, वहाँ पर भारत और चीन के बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है। चीन भी वहाँ पर बड़े पैमाने पे हथियार तैनात कर रहा है और भारत भी वहाँ पर बड़े पैमाने पे हथियार जो है तैनात कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही जम्मू का जो हमारा एयरपोर्ट है जिसमें हमारा जिसमें हमारे
वायुसेना का अड्डा भी स्थित है, वहाँ पर भी अभी अभी ड्रोन्स अटैक जो है हुआ है। तो इस प्रकार से देखो तो ये दोनों ही देश जो है हमारी बाह्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे पड़ोसी राष्ट्रों की आंतरिक स्थिति व उथल पुथल भी हमारी सुरक्षा को प्रभावित करती है। इंटरनल थ्रेट्स, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिकता से है। मध्यकाल में विभिन्न बाह्य आक्रमणकारियों के हमलों से भारत में स्थापित विभिन्न मुस्लिम शासकों की धार्मिक नीतियों की परिणति भारत के धार्मिक आधार पर विभाजन तक आती है। यानी कि हमारे देश में सांप्रदायिकता कहाँ से उत्पन्न होती है? मध्यकाल में जो विभिन्न प्रकार के बाह्य आक्रमणकारी आते थे, बाबर था, मोहम्मद गौरी था, नादिर शाह था, अहमद शाह अब्दाली था, या हमारे देश में स्थापित बहुत से मुस्लिम शासक जिन्होंने धार्मिक नीतियों द्वारा देश की जो बहुसंख्यक जनता था उनका दमन कर रखा था, उनका जो परिणाम था वो भारत के धार्मिक आधार पर विभाजन तक आता है। यानी कि 1947 में हमारे देश का जो विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान के रूप में, वहाँ तक ये चीज़ जो है आती है सांप्रदायिकता के रूप में। विभाजन के पहले व उसके बाद वे विभिन्न सांप्रदायिक दंगों ने इसे और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। यानी कि विभाजन से पहले भी डायरेक्ट एक्शन नाम से मुस्लिम लीग ने बंगाल और पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम किए थे। तो ये जो चीज़ें हैं इन्होंने सांप्रदायिकता को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है भारत में। सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत विभिन्न संप्रदाय के लोग भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचों में विश्वास रखते हैं। यानी सांप्रदायिकता का मतलब यह है कि जैसे हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग जो है रहते हैं, उनके अलग अलग धार्मिक विश्वास है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खान पान है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संप्रदाय में आती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें विभिन्न संप्रदाय जातियों के लोग रहते हैं। भारत में मुख्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी व यहूदी समुदाय के लोग जो है रहते हैं। तो इन धर्मों के लोग जो है भारत में रहते हैं। भारत में मुख्यतः हिंदू मुस्लिमों के मध्य ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। भारत में राम जन्मभूमि विवाद, अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद, धार्मिक कट्टरता इसके एक प्रमुख कारण माने जाते हैं आज के समय में। तो ये सांप्रदायिकता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद दूसरी बड़ी आंतरिक समस्या है नक्सलवाद। नक्सलवाद, माओवाद आज के समय भारत की सबसे बड़ी आंतरिक समस्याओं में गिने जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह तो इसे भारत की सबसे भयानक समस्याओं में मानते थे। नक्सलवाद का जन्म पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में हुआ था। यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल ने स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था 1967 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का मानना था कि भारत सरकार व प्रदेश सरकार की नीतियाँ किसान और मजदूर विरोधी हैं। सरकार की सह पर ही जमींदार वर्ग किसानों और मजदूरों का शोषण करता है। अतः ऐसी दमनकारी व्यवस्था को सशस्त्र क्रांति के द्वारा खत्म कर देना चाहिए। 1967 में शुरू हुआ ये आंदोलन पहले गांव से गांव और फिर शहर से शहरों में फैलने लगा। इस आंदोलन के राजनीतिक परिणाम 1977 में निकले जब भाकपा ने कांग्रेस को हराकर बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जो कि वर्ष 2011 तक चला। चारू मजूमदार चीनी नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसक माने जाते थे और उन्हीं की तर्ज पर भारत में क्रांति द्वारा सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे। धीरे धीरे यह आंदोलन बंगाल से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में फैल गया। 2010 के दशक तक यह पशुपतिनाथ से तिरुपति कॉरिडोर में बदल चुका था। फरवरी 2019 तक देश के 90 जिले गंभीर रूप से माओवाद से प्रभावित थे। वही वर्ष 2009 में देश के 180 से ज़्यादा जिले इससे प्रभावित थे। जैसे जैसे यह आंदोलन बढ़ता गया वैसे वैसे यह अपने मूल स्वरूप से भी भटकता गया। यानी कि पहले इसका जो स्वरूप था वो शोषण के खिलाफ था, बाद में ये खुद ही शोषण करने लगे। आंदोलन के अपने मूल उद्देश्य से भटकने की पीड़ा से इसके संस्थापक कानू सान्याल को भी बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने 23 मार्च 2010 को आत्महत्या कर ली।
1972 में इसके एक अन्य संस्थापक चारू मजूमदार की भी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। किसान मजदूरों के नाम पर बना यह आंदोलन आज नेपाल के माओवादी, लिट्टे, उल्फा और पाकिस्तान के आतंकवादियों से सहयोग लेता है। इस प्रकार शोषण के खिलाफ बना ये आंदोलन, जिसे नक्सलवाद कहते हैं, आज के समय में भारत की सबसे बड़ी आंतरिक समस्याओं में माना जाता है। नंबर 3, टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में माना जाता है। धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों में बढ़ रही नफरत इसका एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा ताकत और आतंकवाद के दम पर विश्व भर को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने की जिहादी मानसिकता भी इसका एक प्रमुख कारण मानी जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान, अलकायदा, नाइजीरिया में बोको हरम, लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास, इराक सीरिया में ISIS, पंजाब पाकिस्तान में लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर झांगवी, तहरीक तालिबान जैसे हज़ारों आतंकवादी संगठनों ने इस दुनिया को नरक में तब्दील कर रखा है। इन सब का उद्देश्य 6वीं शताब्दी के इस्लाम को पूरी दुनिया में लागू करना है। विश्व भर के तकरीबन सभी देश अपने अपने तरीक़ों से आतंकवाद का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, अपितु हर राष्ट्र अपने हिसाब से इसे परिभाषित कर रहा है, जिसके कारण इसको ख़त्म करना मुश्किल हो रहा है। पश्चिमी देश भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देशों में हो रही धार्मिक हिंसा में आतंकवाद को इस श्रेणी में मानते ही नहीं हैं। यानी पश्चिमी देशों के लिए भारत, श्रीलंका और अफ्रीकी और एशियाई देशों में जो आतंकवादी हमले होते हैं उनको वो इसमें आतंकवादी हमलों में गिनते ही नहीं थे पहले। लेकिन उनकी नींद तब खुली जब खुद अमेरिका पर 9/11 वाला बड़ा ज़बरदस्त हमला हुआ। उसके बाद अमेरिका को आतंकवाद की परिभाषा जो है अपने आप पता चल गई। पाकिस्तान समेत लगभग हर मुस्लिम देश इससे प्रभावित है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके खात्मे के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो इन देशों से नहीं निकल रहे। यहाँ के जो धार्मिक कट्टरवादी हैं और दूसरे जो समुदाय हैं वे आतंकवाद को परिचय भी देते हैं और पूरी दुनिया में इसको फैलाने का काम है वो भी करते हैं। भारत 1980 के दशक से ही पाक प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित रहा है। हमने दुनिया भर को सबूत दिए कि हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ है, परंतु अफसोस किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिर में हमें खुद ही 2014 के बाद इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो थी करनी पड़ी। हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, उसके बाद भारतीय सेनाओं ने इनके खिलाफ बड़े ज़ोर शोर से अभियान जो है कश्मीर में और देश के अन्य इलाकों में चला रखे हैं। और हाल फिलहाल भारत में जो आतंकवाद पहले लगता था कि बिल्कुल काबू में नहीं आएगा, आज के समय की अगर बात करें तो ये थोड़ा बहुत काबू में आता दिखाई दे रहा है। आज भी आतंकवाद के मसले पर विश्व के राष्ट्र जो है एकजुट नहीं हो रहे। विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही आतंकवाद को परिभाषित कर रहा है। भारत में आतंकवादी हमले होते हैं, पश्चिमी देश उस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब खुद उनके आतंकवादी हमले होने लगे तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता चल गई। चाइना, भारत में जब आतंकवादी हमले होते हैं चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब खुद उसके यहाँ शिजियांग प्रांत में आतंकवादी हमले होते हैं तो उसको आतंकवाद का दंश झेलना पड़ता है, तब उसको पता चलता है कि आतंकवाद क्या होता है। तो इस प्रकार पूरी दुनिया के जो देश हैं उन्होंने एक आतंकवाद की एक जो परिभाषा होती है उसको बनाने की कोई कोशिश नहीं की है अभी तक। पॉलिटिकल डेवोल्यूशन, राजनीतिक अवमूल्यन। भारतीय राजनीति का अवमूल्यन एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिससे हमारी आंतरिक सुरक्षा को सीधा खतरा जो है उत्पन्न हो गया है। अगस्त 1995 में लोकसभा में प्रस्तुत बोहरा समिति की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया था कि राजनीतिक दलों, नौकरशाहों और अपराधियों के गठजोड़ ने हमारे पूरे सिस्टम को ही हैक कर लिया है। यानी कि इन तीनों का जो नेक्सस है वो हमारे देश के जो सिस्टम है उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा करके बैठा है। बहुत से भ्रष्ट राजनीतिक दलों ने राष्ट्र के संपूर्ण सिस्टम को इतना ज़्यादा भ्रष्ट कर दिया है कि बड़े बड़े अपराधी, हत्यारे, बलात्कारी, आतंकवादी बिना किसी सज़ा के ही बच निकलते हैं। इसका कारण नेताओं द्वारा किए गए बड़े बड़े घोटाले भी हैं।
राष्ट्र का आर्थिक विकास जितनी तीव्र गति से होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कारण इसका साफ है कि बड़े बड़े घोटाले जो है वो नेताओं द्वारा, राजनीतिक पार्टी द्वारा किए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि हमारे नेताओं ने जो हमारी सेना है उसके खरीद के लिए, उसके ज़रूरत के लिए जो हथियार खरीदते हैं, उस खरीद में भी ये नेता जो है घोटाला करने से बाज नहीं आते। और इसके कारण हमारी सेना जो बहुत पहले ही दुनिया की एक नंबर 1 सेना बन सकती थी, उसके कारण आज के समय में वो इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है जितनी उसकी होनी चाहिए थी। इसका परिणाम ये था कि सन 2014 में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश की सेना के पास केवल 10 दिन का गोला बारूद ही बचा हुआ था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 40 दिनों का होता है। यानी कि इन नेताओं ने घोटाले कर करके हमारी सेना को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था कि सिर्फ 10 दिन का जो गोला बारूद है हमारी सेना के पास बचा हुआ था 2013-14 के आसपास, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 40 दिनों का होता है। और हमारे लिए तो ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें चीन और पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्रों से हमारी सुरक्षा को एक बड़ा खतरा जो है मौजूद रहता है। इसके बावजूद भी हमारे नेताओं ने इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। नंबर 5, ट्राइबल रिवोल्यूशन, जनजातीय विद्रोह। जनजाति ऐसे आदिम समूह हैं जो सामान्य भाषा व संस्कृति का अनुसरण करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि 4 प्रमुख क्षेत्रों में रहती हैं। नंबर 1 उत्तर, नंबर 2 उत्तर पश्चिमी, नंबर 3 पूर्वी, नंबर 4 उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में 550 से ज़्यादा जनजाति समुदाय हैं रहते हैं। इनमें भील, खासी, कार्बी, ब्रू, कोरबा, गोंड, संथाल, नागा, कुकी व गारो प्रमुख हैं। इनका आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। खासकर हमारे उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं वो सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। संसाधनों की दृष्टि से वे खनिज पदार्थों से और दूसरे जरूरी तत्वों से भरे पड़े हैं। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनके साथ संपर्क करने के लिए ऐसे भी ये जो क्षेत्र है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये क्षेत्र आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आज भी पिछड़ा हुआ है और इसी कारण से हमें वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो झेलनी पड़ रही हैं। तो ये ज़रूरी है कि इस क्षेत्र का विकास जो है किया जाए। जब तक ये क्षेत्र, ये हमारे आदिवासी समुदाय सबल नहीं बनेंगे तब तक 21वीं सदी के मजबूत भारत की कल्पना जो हमने कर रखी है तब तक वो बेमानी रहेगी। नंबर 6 अक्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। भारत की राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा के लिए अक्षेत्रवाद एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। अक्षेत्रीयता का अर्थ है अपनी भाषा, क्षेत्र, संस्कृति व जातियों के आधार पर अपने को सर्वश्रेष्ठ समझना और विशेष अधिकारों की मांग करना। भारतवर्ष में असम, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब आदि राज्य अक्षेत्रीय आंदोलनों से खासे प्रभावित रहे हैं। अपने लिए अलग राज्यों की मांग करना और इन मांगों ने भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों को जन्म दिया है। 1947 में हमारा देश आज जब आज़ाद हुआ था उस समय का नक्शा और आज के समय का अगर हम नक्शा उठाकर देखेंगे तो उसमें दिन रात का फ़र्क जो है वो आ चुका है। आज भी उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में विभक्त करना, बिहार में मिथिलांचल, बंगाल में गोरखालैंड, महाराष्ट्र में विदर्भ आदि राज्यों की मांग जो है उठती रहती है। इन मांगों के समर्थन में राजनीतिक दल हिंसक रैलियां करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं व सार्वजनिक संपत्ति को भी बड़े पैमाने पर नुकसान जो है पहुंचाया जाता है। उग्र क्षेत्रवाद के कारण कई राज्यों में आपस में भी तनाव की स्थिति बनी रहती है। अतः उग्र क्षेत्रवाद राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा घातक माना जाता है। नंबर 7 भाषावाद। मातृभूमि और भाषा के प्रति हर मनुष्य में जन्म से ही प्रेम व लगाव होता है। इनको भूलना व छोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है तथा हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन भाषाओं में हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर लिया गया है, परंतु जब भी इसको लागू करने की कोशिश की जाती है या कोई ऐसा आदेश निकाला जाता है तो दक्षिण भारत जो है भाषा के आधार पर उबल जाता है।
दक्षिण भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जबकि ये हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है। देश का एक बड़ा हिस्सा जो है हिंदी को बोलता भी है और समझता भी है, लेकिन दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु राज्य में हिंदी को लेकर बड़े पैमाने पर दंगे हो जाते हैं। तमिलनाडु राज्य में तो इतना ज़्यादा उग्र आंदोलन होते हैं कि ये अलग राष्ट्र की भी मांग करने लग जाते हैं। इससे राष्ट्र आमतौर पर उत्तरी और दक्षिणी भारत में विभाजित हो जाता है। इससे बचाव के लिए सरकार त्रिसूत्रीय भाषा की बात करती है, जिसमें एक भाषा हिंदी, एक क्षेत्रीय भाषा और एक इंग्लिश भाषा जो है उसको शामिल किया जाता है। अतः भाषावाद की अगर बात की जाए तो भाषावाद भी हमारे राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। नंबर 8 है अलगाववाद, सेपरेटिज्म। कोई विशेष समूह या व्यक्ति जो समाज, जाति या धर्म के आधार पर राज्य या राष्ट्र को विभाजन की बात करता है उसे अलगाववादी कहते हैं। हमारे देश में आज़ादी के समय से ही कुछ अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। इनमें नागालैंड का आंदोलन प्रमुख माना जाता है। 1980 के दशक में पंजाब, असम, बंगाल और जम्मू कश्मीर में ऐसे ही अलगाववादी आंदोलन चलने लगे थे, जिनमें बहुत सारी जान और माल का नुकसान जो है हमें उठाना पड़ा। पूर्वोत्तर भारत के सारे ही राज्य ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। इनमें बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं जिनकी संस्कृति, भाषा और बहुत सारे तौर तरीके जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। इन राज्यों में गरीबी, पिछड़ापन व अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा है। अतः हमारे दुश्मन राष्ट्रों के लिए इन्हें बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है। यही कारण है कि उत्तर पूर्वी राज्य, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन राज्यों में जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, वो कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी सरकार के समय अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर अलगाववाद के जो बीज थे वो बो दिए थे। यहाँ पर ईसाई मिशनरियों ने अपना जो कार्य था वो बखूबी किया और लगभग पूरा का पूरा जो क्षेत्र था उसको ईसाई उसमें तब्दील कर दिया गया था। तो यहाँ पर चर्च का जो आदेश है वो भी एक बड़ा उसमें माना जाता है। और यही कारण है कि पश्चिमी राष्ट्र जो हैं यहाँ पर हस्तक्षेप करने की भी कोशिश करते रहते हैं। नंबर 9 साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का अर्थ है कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए किसी की निजी जानकारी हासिल करना या उन्हें हैक करना। साइबर अपराधी आज के समय में इतने ज़्यादा शातिर हो चुके हैं कि वे दूर बैठे ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, आपके FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप से आपकी निजी वीडियो या फ़ोटो चुरा सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया तकनीकी रूप से एडवांस हो रही है, साइबर अपराधी भी उतने ही ज़्यादा एडवांस जो है हो रहे हैं। आज के समय में दुनिया भर की मिसाइल रक्षा प्रणाली, परमाणु बम, सैटेलाइट, ड्रोन्स, बिजली प्रणालियाँ जैसे अति आवश्यक चीज़ें नेट से जुड़ी हुई मानी जाती है। अगर इनमें कोई भी अपराधी या आतंकवादी सेंध लगा लेता है या वायरस द्वारा इनको हैक कर लेता है तो दुनिया का फिर भगवान ही रखवाला है। कंप्यूटर वायरस के द्वारा डाटा हैक करना, डाटा में बदलाव करना या उसे ख़त्म करना संभव है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर के जो बड़े देश हैं अपने दुश्मन देश को परेशान करने के लिए उनकी आर्थिक उन्नति को, उनकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को हैक करने के लिए करते रहते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मोबाइलों द्वारा विभिन्न प्रकार के MMS अश्लील वीडियो को भी आज आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। अतः साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारत समेत दुनिया भर के प्रत्येक राष्ट्र द्वारा बड़े कड़े कानून जो है साइबर कानून बनाए जा रहे हैं ताकि इसको आसानी से रोका जा सके। एक्सटर्नल थ्रेट्स, बाह्य खतरे, मल्टीफेस्ड चैलेंज। बहुमुखी चुनौतियाँ। भारत की सुरक्षा पर विचार करते समय देश के नीति निर्माता अपने दिमाग में अपने छोटे पड़ोसियों के आर्थिक पिछड़ेपन, राजनीतिक अस्थिरता, पाकिस्तान के भारत के साथ लगातार शत्रुतापूर्ण संबंधों को सामने रखते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को विदेश नीति के रूप में बाध्यकारी समानता हासिल करने के उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। इसके अलावा हमारी जो सुरक्षा की बड़ी चिंता है वो चाइना की तरफ से भी हमें
मिलती रहती है। चाइना लगातार अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करता रहता है और इसके ज़रिए हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनमें वो अपने हिसाब से परिवर्तन करना चाहता है। हमारे देश का लद्दाख का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, इन इलाकों में चाइना जो है लगातार हमले भी करता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है और हमारी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश जो है करता रहता है। इसी का परिणाम था 2020 में जो गालवान की हिंसा हुई थी वो हो पाई। इसके कारण हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और चाइना को भी अच्छा खासा नुकसान था वो झेलना पड़ा। इसके बावजूद भी चाइना जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इनके अलावा भारत को आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय शरण, जनसंख्या के बदलाव, जल एवं बाजार सहित अनेक प्राकृतिक संसाधन, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको झेलना पड़ रहा है। नंबर 2, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स, सीमा पार के खतरे। हमारे अधिकांश बाहरी खतरे अनसुलझे सीमा विवादों के कारण होते हैं। अंग्रेजी सरकारों ने अपने समय में ऐसे बहुत से विवाद हमारे पल्ले बांध दिए थे जो कि बाद में हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बने। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है वो अनसुलझा रह गया। बांग्लादेश भारत के बीच में सीमा विवाद अनसुलझा है। श्रीलंका के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा था कुछ समय पहले तक। नेपाल के साथ अभी फिलहाल मेरे सीमा विवाद चला है। चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद है चल रहा है। तो इस प्रकार से देखें तो हमारी सीमाएं जो है चारों तरफ से शत्रुओं से घिरी हुई हैं और प्रत्येक देश के साथ हमारे सीमा विवाद है चल रहे हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान जो है लगातार हमारी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते रहते हैं। इन देशों द्वारा विभिन्न प्रकार की जो रणनीतियाँ है वो इस्तेमाल की जाती है ताकि हमारे देश को कमज़ोर किया जा सके। चीन पाकिस्तान का जो सैनिक गठजोड़ है वो भी हमारे लिए खतरे की घंटी बन चुका है। चीन के सहयोग से ही पाकिस्तान ने हथियार बनाए हैं जिसमें अमेरिका ने भी उसको बड़ा सहयोग दिया है। इसके अलावा चीन, अमेरिका पाकिस्तान को समय समय पर ऐसे हथियार भी देते रहते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माने जाते हैं। स्मॉल नेबरिंग कंट्रीज, छोटे पड़ोसी देश। भारत के आसपास बहुत से ऐसे देश हैं जो क्षेत्र और जनसंख्या दोनों के लिहाज से छोटे माने जाते हैं। इनमें नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। ये सारे के सारे देश क्षेत्रफल के लिहाज से छोटे देश माने जाते हैं। इसके अलावा इन देशों में बहुत सारी प्रॉब्लम है चलती रहती है। राजनीतिक रूप से ये सारे के सारे देश जो है अस्थिर माने जाते हैं। इनमें हमेशा ही उथल पुथल चलती रहती है और ये जो उथल पुथल चलती रहती है इनमें उसके कारण हमारी सुरक्षा को भी व्यापक खतरा उत्पन्न होता रहता है। जैसे नेपाल में माओवादी और वहाँ के राजा के बीच में काफ़ी लंबा संघर्ष चला। उसके बाद वहाँ पर माओवादी जो है सत्ता में आ गए और आज के समय में जो माओवादी नेपाल की सत्ता में है वो भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उसके कारण चीन नेपाल में घुसपैठ कर रहा है और उसके कारण हमारी सुरक्षा को सीधा खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी सेना और वहाँ के राजनीतिक दलों के बीच में उठापटक चलती रहती है। बर्मा में सैनिक शासन फिर से आ चुका है। वहाँ की परिस्थिति भी हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है क्योंकि वहाँ के सैनिक शासन के कारण वहाँ के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो बड़ी संख्या में देश छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे श्रीलंका जो है बड़े लंबे समय तक गृह युद्ध से पीड़ित रहा है। वहाँ पर LTTE और श्रीलंका की सरकार के बीच में लंबा संघर्ष चला है। ऐसे ही मालदीव में भी सैनिक तानाशाही आती रहती है। पाकिस्तान में भी सेना जो है सत्ता हासिल कर लेती है। अफ़गानिस्तान जो है आतंकवाद से पीड़ित है। तो इस प्रकार से देखें तो सिर्फ भूटान ही एक मात्र ऐसा देश है जिसको हम स्थिर कह सकते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए शायद इतना बड़ा खतरा नहीं है। बाकी हमारे जितने भी राष्ट्र हैं, पड़ोसी देश हैं, सारे के सारे हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं क्योंकि इनमें जो उथल पुथल होती है उसका हमारी सुरक्षा के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। सीज फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। हर दिशा से घेराबंदी। आज भारत की सुरक्षा को तकरीबन हर दिशा से ही खतरा जो है उत्पन्न हो चुका है, चाहे स्थलीय सीमा हो चाहे जलीय सीमा हो। भारत की सीमाएं हर प्रकार से खतरे में रहती हैं। 2400 घंटे हमारी सीमाएं जो है खतरे में हैं और उसका तोड़ करने के लिए भारत सरकार भी अपने प्रयास करती रहती है। चीन पाकिस्तान में गुप्त सैनिक व परमाणु हथियारों का सहयोग। चाइना और पाकिस्तान ये दोनों इस देश जो है वो जन्म से ही हमारे शत्रु माने जाते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध जो हैं
हो चुके हैं। इसके अलावा आतंकवाद के रूप में हमारा 5वां युद्ध जो है वो पाकिस्तान के साथ चल रहा है। चाइना के साथ 1962 में हमने एक युद्ध किया था, उसके बाद छोटी छोटी मुठभेड़ जो है चाइना के साथ चलती रहती है। इसके कारण ये देश जो है भारत को अपना दुश्मन मानते हैं और भारत को परेशान करने के लिए हर प्रकार का सहयोग जो है देते रहते हैं। पाकिस्तान ने जो परमाणु हथियार हासिल किए हैं उसमें चीन ने उसमें अपना प्रमुख योगदान दिया है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को बनी बनाई मिसाइलें भी देता है, जिसको पाकिस्तान फिर नाम और रंग बदल कर इस्तेमाल करता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे आर्थिक और सामरिक हथियारों की जो मदद है वो भी करता रहता है। तो इन देशों का जो सैनिक गठजोड़ है भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान पर चीन का आर्थिक व राजनीतिक साम्राज्यवाद भी बढ़ रहा है। सीपैक के जरिए चीन पाकिस्तान को अपना आर्थिक गुलाम जो है बनाने के करीब है। वहाँ पर चीन ने पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा निवेश कर दिया है कि पाकिस्तान चीन का लगभग आर्थिक रूप से उसका कर्जदार बन चुका है। बहुत सारा कर्ज जो है पाकिस्तान ने चीन से लिया है और वो लौटाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो दुनिया की सबसे निचले स्तर की अर्थव्यवस्था में मानी जाती है। पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे हर प्रकार की आर्थिक व सामरिक मदद जो है चीन से ली है और उसके कारण चीन का कर्ज जो है पाकिस्तान के ऊपर हद से ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कारण चीन पाकिस्तान के सामरिक महत्व के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह को चीन ने पाकिस्तान से 40 सालों के लिए लीज पर ले लिया है। इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर चीन जो है पाकिस्तान के अंदर निवेश कर रहा है और उसके सामरिक महत्व के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर अपना कब्जा जो है कर रहा है। तो ये जो चीज़ है वो आगे आने वाले समय में भारत को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। सीपैक के माध्यम से चीन की पीओके व बलूचिस्तान में अवैध घुसपैठ। सीपैक के द्वारा चीन पाकिस्तान में रेल बना रहा है, रेलवे लाइनें बिछा रहा है, बड़े बड़े हाईवे बना रहा है, लाहौर शहर में मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा बिजली के प्लांट है वो लगाए जा रहे हैं। ग्वादर बंदरगाह उसको विकसित किया जा रहा है, कराची पोर्ट है उसको विकसित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़े पैमाने पे चीन पाकिस्तान में कर रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को जो कर्ज है वो चीन द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन ये जो कर्ज है ये पाकिस्तान लौटाने की स्थिति में नहीं है। आगे चलकर ये जो चीज़ है भारत के लिए मुसीबत बनेगी। इसके अलावा जो रेलवे लाइनें और हाईवे पाकिस्तान और चाइना को जोड़ रहे हैं वे सारे के सारे पीओके से होकर जाते हैं, जो कि भारत का अभिन्न अंग माना जाता है। तो भारत सरकार ने इस मसले पर चीन और पाकिस्तान दोनों के सामने ही कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इनको अवैध घोषित कर दिया है। चीन द्वारा बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, मालदीव में नौ सैनिक अड्डे बनाने की कोशिश। चीन हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको भी कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी देश जो है धीरे धीरे चीन के जाल में फंसते हुए जा रहे हैं। चीन द्वारा बांग्लादेश में पोर्ट बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी सड़कों और रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। बर्मा देश है वहाँ पर भी रेलवे लाइनें बनाई जा रही है, पोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। श्रीलंका में भी पोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। मालदीव में भी चाइना जो है बड़े पैमाने पे पैसा जो है लगा रहा है। ये पैसा लगाने का मकसद चाइना का साफ है कि इन देशों के जो सामरिक ठिकाने हैं उनको चाइना अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे अभी हाल में खबर सुनने को मिली है कि श्रीलंका का हैबनटोटा और कोलंबो बंदरगाह है उसको चीन ने श्रीलंका सरकार से ले लिया है और वहाँ पर अपना नौसैनिक अड्डा बनाने की कोशिश कर रही है। तो श्रीलंका की जो सामरिक स्थिति है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। अगर वहाँ पर चाइना अपने नौसैनिक अड्डे बनाता है तो हमारे साउथ भारत में जो हमारे सामरिक ठिकाने हैं, DRDO के ऑफिस हैं, इसरो के ऑफिस हैं, इसके अलावा हमारे मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, जो रॉकेट हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर हैं, वे सारे के सारे यहीं पे माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो सुरक्षा है वो सीधे सीधे खतरे में आ जाती है इन देशों में अगर चाइना ऐसे ही घुसपैठ करता रहता है। इसके अलावा चीन डायरेक्ट रूप से लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, लद्दाख में उसने घुसने की कोशिश की थी, जहां पर गालवान में एक बड़ी घटना जो है सामने आती है जिसमें भारत के 20 जवान शहीद होते हैं और बदले में हम भी चाइना के 43 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराते हैं। हालांकि अमेरिका और दूसरे देशों की रिपोर्ट्स बताती है कि 80 से ज़्यादा चाइनीज़ सैनिक जो इसमें मारे गए थे। इसके अलावा भारत में अलगाववाद व आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास भी चीन और पाकिस्तान लगातार कर रहे हैं। पाकिस्तान तो
तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी निर्यातक देश माना जाता है। दुनिया में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उसके लगभग 95% जो लिंक होते हैं वो पाकिस्तान में ही आकर मिलते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों ही देश जो हैं हमारे देश में अलगाववादी भावनाओं को भड़का रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट, अवैध प्रवासी, दूसरे देशों से बिना पासपोर्ट या दूसरे आवश्यक कागज़ों के बिना भारत में आने वाला हर एक नागरिक जो है अवैध प्रवासी कहलाता है। आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमें नहीं पता कि हमारे देश में कितने लोग जो हैं अवैध रूप से रह रहे हैं। बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, अफ़गानिस्तान वाले, यानी कि हमारा देश जो है दुनिया की एक धर्मशाला जो है बना दिया गया है राजनेताओं के द्वारा। और ये जो अवैध प्रवासी है ये हमारी आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है बन चुके हैं। विभिन्न प्रकार के अपराधों में, विभिन्न प्रकार के बम विस्फोटों में इन लोगों के जो लिंक है वो बार बार सामने आते हैं। इसके बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के कारण ये जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। राजनेता वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए इन अवैध प्रवासियों को बचाते हैं। तो अवैध प्रवासियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले नंबर पे आते हैं रोज़गार के लिए आने वाले प्रवासी। रोज़गार के लिए आने वाले प्रवासियों में नेपाल और भूटान से आने वाले प्रवासी माने जाते हैं। ये प्रवासी, इन प्रवासियों को भारत और नेपाल भूटान सरकार के मध्य समझौते के कारण ये भारत में आते हैं। इन दोनों ही देशों के साथ भारत सरकार ने समझौते कर रखे हैं कि यहाँ के नागरिक भारत में रोज़गार कर सकते हैं और भारत के नागरिक नेपाल और भूटान में भी छोटा मोटा रोज़गार है कर सकते हैं। ये समझौता द्वारा वहाँ पे किया गया है। तो ये लोग रोज़गार के लिए भारत में आते हैं। नेपालियों की एक बड़ी संख्या जो है भारत में रोज़गार के लिए आती है। इसके अलावा भूटान के बहुत सारे लोग भी भारत में रोज़गार के लिए आते रहते हैं। नंबर 2 है सुरक्षा के लिए आने वाले प्रवासी। बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों में धार्मिक कट्टरता जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसके कारण यहाँ पर हमेशा ही बम विस्फोट होते रहते हैं। अल्पसंख्यकों को वहाँ के कट्टरवादी आतंकवादी जो है निशाने पे लेते रहते हैं। उनके धर्मस्थलों पर, उनके घरों पर हमले होते रहते हैं। तो अपने उनके जवान बच्चे हैं उनको उठा ले जाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनको मार देते हैं, या उनकी शादी जो है ज़बरदस्ती दूसरे समुदाय के लोगों से करवा दी जाती है। तो अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग भी भारत में आते रहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा नागरिकता बिल जो है पास किया गया है। यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन देशों से आने वाले जो समुदाय हैं, मुसलमानों को छोड़कर बाकी के जो समुदाय हैं उनको भारत सरकार नागरिकता देती है, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, प्रवासी हैं, वो पारसी है और जैन हैं। इन समुदायों को भारत सरकार जो है नागरिकता देती है। नंबर 3 पे धार्मिक कट्टरता व जिहाद की भावना लिए हुए। हमारे देश में बहुत से प्रवासी हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की मंशा लिए देश में आते हैं और उनको बुलाने वाले हमारे देश के ही जो विद्रोही हैं, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, वो इनको बुलाते रहते हैं। इनमें रोहिंग्या सबसे प्रमुख माने जाते हैं। आज के समय में रोहिंग्या जो है भारत के कोने कोने में फैल चुके हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो लोग हैं भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी भारत में रहते हैं। ये यहाँ से आने वाले जो लोग हैं वो भी भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा जो है माने जाते हैं, क्योंकि ये लोग भारत में आते हैं और बहुत सारे आतंकवादी संगठनों का निर्माण करते हैं, बहुत सारे स्लीपर सेल हैं उनका निर्माण करते हैं और दूसरे प्रकार की जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनको भी संचालित करते रहते हैं। तो इनके कारण हमारे देश की सुरक्षा जो है वो हमेशा ही खतरे में रहती है। रोज़गार के लिए आने वाले प्रवासी और सुरक्षा के लिए आने वाले प्रवासी वे भी हमारे देश के लिए नुकसानदायक तो हैं, लेकिन वे अपराध और आतंकवाद घटनाएं नहीं करते। लेकिन धार्मिक कट्टरता और जिहाद की भावना लिए आने वाले लोग हमारे देश के लिए हर प्रकार से खतरनाक सिद्ध होते हैं। इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा करती हैं, उसको मजबूत करती हैं। इसमें सबसे पहले आता है नेशनल कैडेट कोर्प्स।
इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा के प्रति नवीन पीढ़ी को जागरूक करना था। नंबर 2, प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी। इसका गठन द्वितीय पंक्ति के रूप में किया जाता है, जिसमें 18 से 42 आयु के नौजवानों की भर्ती की जाती है। इनको पार्ट टाइम सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि युद्ध के समय ये लोग जो हैं सेना की सहायता कर सकें। इसके अलावा होमगार्ड है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की सहायता करना है। सीमा सुरक्षा बल हमारा सबसे एडवांस जो अर्धसैनिक बल है वो माना जाता है। 1965 से ही ये भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। असम राइफल्स हमारे देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल माना जाता है, जिसकी स्थापना 1835 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। असम राइफल्स उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य है उनमें मित्र सैनिक बल के रूप में भी जाना जाता है। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। NSG की स्थापना देश के अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए की गई है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमला होने पर या बड़ा आतंकवादी हमला होने पर NSG के कमांडो जो हैं वो मोर्चा संभालते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, ये हमारे देश के जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है या ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं उनकी सुरक्षा के लिए CISF की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी। ये सबसे CRPF हमारे देश का सबसे तैनात होने वाला अर्धसैनिक बल माना जाता है। हमारे देश में जहाँ पर भी कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है CRPF सबसे आगे बढ़कर वहाँ पर मोर्चा संभालता है। CRPF जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सामना करता है। कहीं पर दंगे फसाद हो जाए वहाँ पर दंगे फसाद को रोकने के काम आता है। नक्सलवादी इलाकों में CRPF के जवान जो है लगातार अपनी सेवाएं देते रहते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में शहीद भी हुए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने नक्सलवादियों को मार गिराया है। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल SSB, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। इसका मकसद नेपाल और भूटान की हमारे बॉर्डर की रक्षा करना है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी स्थापना 1962 के बाद की गई थी। इसका उद्देश्य भारत चीनी सीमा की रखवाली करना है। इसके अलावा स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज है, इसका गठन तिब्बत शरणार्थियों को लेकर गुरिल्ला बल के रूप में किया गया है। 2020 में गलवान की घटना के बाद हमारी सेना ने चाइना से लगते और चाइना की सीमा के अंदर बहुत सारे जो स्ट्रेटजिक महत्व के हाइट्स थे, ऊंची पहाड़ी चोटियां थी, उनके ऊपर कब्जा किया है। उसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज ने अपना योगदान जो है आगे बढ़कर दिया है। उसके बाद है आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय। भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उपाय का सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपने देश की स्थिति को देखें और उसके हिसाब से निर्णय करें। सबसे पहले हमारी सुरक्षा व्यवस्था को, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खुफिया व्यवस्था को मजबूत बनाना जरूरी है। हमारी खुफिया व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के दुश्मन आंतरिक और बाह्य रूप से हमारे खिलाफ किस प्रकार की योजनाएं जो है बना रहे हैं, ताकि समय रहते हम उसका निदान कर सकें। पुलिस बल को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना। हमारे पुलिस बल आज भी पुराने हथियारों से ही काम चला रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आज का युग जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। इस एडवांस युग में हमें अपने पुलिस बल को भी एडवांस करना चाहिए, क्योंकि अपराधी भी आज के समय में काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। तो उन एडवांस अपराधियों को पकड़ने के लिए हमारे पुलिस बल को भी एडवांस होना चाहिए और उसके लिए उन्हें आधुनिक हथियार दिए जाने चाहिए। आधुनिक प्रकार के उपकरण जो है उनको मुहैया करवाने चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रभावी नियंत्रण रखना, ताकि अफवाहों द्वारा आंतरिक शांति भंग ना हो। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारी अफवाहें जो हैं चलती रहती हैं। ये अफवाहें कई बार हमारे देश का जो ढांचा है उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। बहुत सारे आंदोलन है, जैसे जाट आंदोलन है, शाहीन बाग है, किसान आंदोलन है और इसी प्रकार के दूसरे जो आंदोलन है इसमें साफ तौर पर यह नज़र आया है कि सोशल मीडिया में बहुत प्रकार की अफवाहें जो है वो चली थी, जिसके कारण हमारे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है। नक्सलवाद व संगठित अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखना। नक्सलवाद और संगठित अपराधियों को काबू में रखने के लिए हमारे पुलिस बल और अर्धसैनिक बल जो हैं उनकी मजबूती से तैनाती होनी चाहिए और उनको व्यापक जो ऊपर अधिकार है वो प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि वे उनको आसानी से ख़त्म कर सकें। नागरिक रक्षा के उपाय से जनता को अवगत कराना। हमें अपनी जनता को
नागरिक रक्षा के उपायों से अवगत कराना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि नागरिकों को किस परिस्थिति में किस प्रकार के काम है करने चाहिए, किस प्रकार वे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, किस प्रकार नागरिक जो है पुलिस की सहायता ले सकते हैं, किस प्रकार पुलिस को सहायता दे सकते हैं। इसके अलावा बड़ा आतंकवादी हमला होने पर, दंगा होने पर उनको किस प्रकार से अपनी सहायता करनी है, अपने परिवार की, अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी सहायता करनी है। ये सारी चीज़ें हमें नागरिक रक्षा के द्वारा उनको बतानी चाहिए। देश की घरेलू नीति व विदेश नीति में समन्वय स्थापित करना चाहिए। हमारे देश की जो घरेलू नीति है और विदेश नीति है उसमें सामंजस्य होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की घरेलू नीति क्या कह रही है और हमारी विदेश नीति जो है वो किस प्रकार से उसको रिएक्ट कर रही है। जैसे जम्मू कश्मीर हमारा घरेलू मामला है तो हमारी सरकार को जो नीति बनानी है उसमें हमारे विदेश मंत्री और गृह मंत्री दोनों को मिलकर ही एक नीति बनानी चाहिए, ताकि हमारा जो प्रभाव है देश के अंदर भी वही रहे और देश के बाहर भी वो प्रभाव है वही रहे। अगर इनमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो हमारी नीति जो है वो कमज़ोर हो जाती है। देश की तीनों सेनाओं में आपसी सहयोग मजबूत होना चाहिए और उसी के लिए भारत सरकार जो है थिएटर कमांड सिस्टम को बना रही है। थिएटर कमांड सिस्टम बनने के बाद हमारी तीनों सेनाएं जो है एक साथ मिलकर किसी भी युद्ध के समय या किसी भी बड़ी समस्या के समय, बड़े हमले के समय आपस में बैठकर एक समन्वित योजना बना सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई कर सकती हैं। समन्वित योजना बनाने के बाद हमारी सेना जो है मिलकर उसका सामना कर सकती है और उसको प्रभावी ढंग से निपटा सकती है। मजबूत विदेश नीति का अनुसरण करना। हमारी विदेश नीति बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। किसी भी मसले के ऊपर हमें दूसरे देशों को ये बता देना चाहिए कि हमारी विदेश नीति ये है। जैसे कश्मीर का मसला है या आतंकवाद का मसला है, उसके ऊपर हमें अपना स्टैंड है उस पर हमेशा कायम रहना चाहिए और बहुत मजबूती से कायम होना चाहिए। हमें पाकिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर या कोई भी दूसरा देश जो हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसको प्रभावी ढंग से जवाब जो है देना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून बनाना। आज के समय की ज़रूरत है कि आतंकवादियों का दायरा जिस प्रकार से बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए हमारे देश के जो रक्षा कानून है, जो आतंकवाद के खिलाफ कानून है, हमें उनको और ज़्यादा सख्त बनाना पड़ेगा। जब हम इनको और ज़्यादा सख्त कानून बना देंगे तभी आतंकवाद के ऊपर हम प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं। किसी भी हमले या खतरे के समय जोरदार प्रत्याक्रमण करना। अगर हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को या बाह्य सुरक्षा को किसी भी देश द्वारा खतरा उत्पन्न होता है तो हमें उसके खिलाफ ज़ोरदार हमला करना चाहिए, उसके ऊपर ज़ोरदार पलटवार करना चाहिए। जैसे हाल के दिनों में हमने देखा है, उड़ी हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पुलवामा हमला हुआ था हमने एयर स्ट्राइक की थी। ऐसे ही अगर हमारे देश के अंदर कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो हमें उसका जवाब जो है उसी ताकत से देना चाहिए और दुगनी मात्रा में जो हमारे शत्रु है उनको मार गिराना चाहिए। इसके अलावा हमें चाइना की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो हमारी सीमाओं के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो हमारी सेनाओं को भी अधिकार होना चाहिए कि वो चाइना की सीमा के अंदर घुसकर और उन क्षेत्रों पर कब्जा कर सके। तो जब हम ये इस प्रकार के कार्य कर लेंगे तो हमारी आंतरिक सुरक्षा जो है वो अपने आप मजबूत हो जाएगी। थैंक यू। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेसन। इस लेसन में हमने भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है और जो बाह्य सुरक्षा है उसके क्या क्या खतरे हैं उसके बारे में आपको बताया है। तो अभी के लिए बच्चों धन्यवाद। थैंक यू।